नमस्कार दोस्तों, जोहार आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मिशन सिलेक्शन एकेडमी पर मैं अपने टीम की ओर से आप सबों का दिल खोल कर स्वागत करता हूं। और मैं एक बार फिर से लेकर के आया हूं आप सबों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जेटेट 2025, जिसको आप देख पा रहे हैं। ये जेटेट 2025 में से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर बोले तो 2016 को, चूँकि 2016 के बाद से जेटेट का एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो वही हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो गया, उसी को लेकर के आए हुए हैं। अब इस वीडियो के माध्यम से आप क्वेश्चन को देखेंगे और क्वेश्चन को देखने के बाद उसका विश्लेषण हम सटीक तरीके से करने वाले हैं, जिसको आप देखेंगे और फिर से आप उसी के अनुरूप आप अपनी तैयारी को गति देंगे। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आप सभी से एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी साथियों को शेयर कर दें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देख सके और लाभान्वित हो सके। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करें, आगे देखते हैं। ये रहा आपका आज का पहला सवाल। 2016 में जब जेटेट का एग्ज़ाम हुआ था उस समय देखिए ये सवाल आया था। आप उसको आप जो है नेट के माध्यम से सर्च करके इस प्रश्न को देख सकते हैं। सारे प्रश्न वहीं से लिया गया है, तो बहुत ही अच्छा सवाल है और देख पाएंगे इसको। पहला प्रश्न ये रहा आपके लिए, लज्जा एवं गर्व का भाव किस अवस्था में विकसित होता है। अगर पिछला वाला मेरा 2 वीडियो देखे होंगे तो इस प्रश्न का उत्तर आप बना सकते हैं। उसमें भी जो वीडियो हम बोले थे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो ये सवाल पिछला वाला टेट में पूछा भी गया था, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट भी था। लज्जा एवं गर्व का भाव किस अवस्था में विकसित होता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में और यौनावस्था में। तो आप सभी जान रहे हैं शैशवावस्था का जो है उम्र होता है, जिसको हम लोग 0 से 6 ईयर तक बोल सकते हैं। बाल्यावस्था में 6 से 12, फिर किशोरावस्था 12 से शुरू होता है जो 18 तक चलता है, और 19 तक भी बोल सकते हैं इसको, और फिर यौनावस्था जो हो गया 18 प्लस में से। तो बच्चा सबसे अधिक जो है उसके अंदर लज्जा की भाव और गर्व का भाव जो है विकसित होना प्रारंभ हो जाता है। वो कब से? वो आपका बाल्यावस्था से हो जाता है। ठीक है, आप इसको महसूस भी करते होंगे, बच्चे में से आप देख भी पाते होंगे। ठीक है, आपका सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन बी। अगला सवाल की ओर देखते हैं। इसमें से यहाँ के लिए दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा संगठन शिक्षा से संबंधित है? तो ये सभी जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का ही संगठन है। इसमें से आप बात करें शिक्षा का, एजुकेशन का बात करें, तो अब यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन पर पहले ध्यान देते हैं। भली भांति परिचित है आप इन सभी चारों ऑप्शन से। यूनिसेफ दिया हुआ यहाँ पे, यूनेस्को, यूएनओ और यूएनएससी। इस सभी को यदि हम थोड़ा डिफाइन करें तो हम पाएंगे कि ये यूनिसेफ जो है बच्चों से रिलेटेड चीज़ है। ठीक है, ये जो है आपका बच्चों से संबंधित चीज़ है ये यूनिसेफ, लेकिन शिक्षा से ज़रूरत नहीं है। आगे यूनेस्को, इसका फुल फॉर्म देखिए, यू से यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसको बोला जाता है। तो यहाँ ई से एजुकेशनल ही होता है। ठीक है, इसे क्या होता है? एजुकेशनल होता है। तो जब एजुकेशनल हुआ तो हो तो गया शिक्षा, इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर इसमें आप क्या हो जाएगा? आपका यूनेस्को हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा संगठन शिक्षा से संबंधित है? तो क्या उत्तर कहेंगे? यूनेस्को। यूएनयू तो जानते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था इसके बाद ये संगठन बना था, पूरी दुनिया में जो है शांति व्यवस्था कायम करने के लिए यूनाइटेड नेशन के द्वारा यूएनओ। आगे यूएनएससी, ये जो देखिए ये है आपका सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जिसको बोलते हैं। तो ये आपका सुरक्षा परिषद है कि इसमें शिक्षा से संबंधित नहीं है। आपका सही उत्तर मिल चुका है यूनेस्को। बाकी ये तीनों के बारे में मैंने बताया, चूंकि आगे जरूरत पड़ सकता है आपको, क्वेश्चन में आ भी सकता है। ठीक है, अगले सवाल में बढ़ रहे हैं। देखिए, शिक्षण संबंधित क्रियाकलापों के स्तर को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण विषय है। शिक्षण संबंधित जो है क्रियाकलापों को के स्तर को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण विषय क्या है? तो यहाँ देखिए, प्रबंधन जिसको मैनेजमेंट बोलते हैं, कुशल प्रशासन, योग्य शिक्षक और इनमें से सभी। तो ऑप्शन देखने से ही आपको पता चलेगा कि हम किसको हटाएं। योग्य शिक्षक तो जरूरी है, तभी तो शिक्षण का स्तर जो अच्छा हो पाएगा।
तो योग शिक्षा की जरूरी है। प्रबंधन भी बेहतर होना चाहिए स्कूल में, किसी भी शैक्षिक संस्थान में, चाहे कॉलेज हो, विद्यालय हो, प्राइमरी स्तर का हो, फिर उच्च विद्यालय हो, जो भी है, लेकिन वहाँ पे मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, यानी कि सभी प्रकार का व्यवस्था होनी चाहिए, बोर्ड होना चाहिए, जितने भी जो है TLM वगैरह जो है शिक्षण के कार्य करने के लिए जो किया जाता है, वो सारे व्यवस्था वहाँ पे अच्छा होना चाहिए। बच्चों को बैठने के लिए बेंच डेस्क की व्यवस्था होनी चाहिए, बोर्ड की व्यवस्था होनी चाहिए। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रबंधन बेहतर होना चाहिए। कि दो ऑप्शन आपको दिख पा रहा है, तो दो ऑप्शन जब दिख पा रहा है, यहाँ लिखा हुआ इनमें से सभी, यानी कि तीसरा भी आपका निश्चित रूप से सही ही होगा। और है भी कुशल प्रशासन। कुशल प्रशासन का क्या मतलब हुआ कि विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक होता है, प्राचार्य होता है, वो क्या है कि वो वहाँ पे सारे चीज़ का व्यवस्था सेटिंग करते हैं, अपने शिक्षकों को सही रूप में गाइड, अपने तौर तरीका से लेकर के चलने के लिए जो है गाइडलाइन देते हैं, और उसी के अनुसार जो है शिक्षण व्यवस्था वहाँ पे पूरा होता है। इसलिए कुशल प्रशासन ये भी आपका जरूरी है। तो एक अगर ध्यान से आप बनाते हैं प्रश्न को, तो आपका ये प्रश्न बहुत अच्छा था और आप बना भी सकते थे, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। ये देखिए, कक्षा में छात्रों की इच्छा को प्रभावित करने वाला साधन कौन सा है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें कौन सा साधन है जो कक्षा में छात्रों के इच्छा को जो है क्या करता है, प्रभावित किया जाता है। इसको देखिए, इनमें से देखिए, संवेदन, भावुकता और जलनताएं, छात्र की अभिवृत्तियां, लक्ष्य एवं अभिप्राय, संस्कृति एवं प्रशिक्षण। देखिए कुछ बहुत सारा चीज है जो आप यहाँ पे नेगेटिव की ओर भी ले जा रहा है, लेकिन इसका सही उत्तर क्या होगा, लक्ष्य एवं अभिप्राय। कोई भी बच्चा है वो कक्षा में उसको पढ़ने का इच्छा तभी अच्छा तरीके से जागृत हो सकता है, और वो बच्चा अच्छा से पढ़ सकता है, मन लगा करके पढ़ सकता है, शिक्षक की बात को अच्छा से सुन सकता है, समझ सकता है, उसको अपने मन में ला भी सकता है। वो तभी हो पाएगा जब उसके अंदर कोई एम हो, यानी कि कोई लक्ष्य हो, ठीक है, और जो है लक्ष्य को प्राप्त करने का उसके पास एक अभिप्राय भी हो, उसका कारण भी हो, ठीक है, तभी जाकर के वो बच्चा अच्छा कर सकता है। तो इसमें 4 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या आपका हो गया, लक्ष्य एवं अभिप्राय। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए ये सारे के सारे सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के अनुसार से आप इसी पैटर्न के अनुसार आप जेटेट की तैयारी कर सकते हैं। बच्चों का विकास किसका परिणाम है। कोई बच्चा है उसका जो है विकास होता है, उसका जो है विकास होता है वो किसका परिणाम है। तो आगे देखिए, आनुवांशिकता का, ऑप्शन दिया हुआ, आनुवांशिकता का, पर्यावरण का, आनुवांशिकता पर्यावरण के मध्य क्रिया का, यानी कि ये दोनों, इसमें दोनों आया हुआ। हाँ, आगे है आर्थिक कारकों का। फिर से बोल रहे हैं, ये प्रश्न भी रिपीटेड है, पिछला बार हम 2 वीडियो में लेकर के, उसमें किसी एक में से ये क्वेश्चन था और यहाँ फिर से आया हुआ है। तो इसका उत्तर आप जो है सो कमेंट करके हमको बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। ठीक है, आप कर सकते हैं। आगे देखिए, कमजोर छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक को करना चाहिए, यानी कि क्या करना चाहिए। 4 ऑप्शन आपके सामने है। उनके काम के लिए प्रशंसा करना, उनके काम के लिए प्रशंसा करना, और उत्तम काम करने के लिए उन्हें कहना। ठीक है, नहीं लग रहा है कि इसको हम जो है बच्चा को इस ऑप्शन के माध्यम से हम उसको मोटिवेट कर रहे हैं, नहीं। आगे, उन्हें कक्षा से निकालना, क्या कोई शिक्षक ऐसा कर सकता है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो आपका यही आपको आप रॉन्ग कर सकते हैं। कक्षा के प्रति थोड़ा अधिक ध्यान देना, हाँ ये ठीक है, ये कर सकते हैं। कक्षा में उन पर ध्यान ना देना, ऐसा कैसे करेंगे। बच्चा आपके पास आया हुआ है तो आपको पढ़ाना है, उसको तेज करना है, उन पर ध्यान नहीं देंगे तो फिर वो कोई मतलब का नहीं रहा। इसीलिए इसमें से अगर देखा जाए तो ये दोनों ऑप्शन ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर हुआ। हम किसी को जब मोटिवेट करते हैं, उसका हौसला अफजाई करते हैं ना, तो वो क्या है कि चीज़ों को अच्छा करने का अपने ओर से भी प्रयास करता है। तो उनके काम के लिए प्रशंसा करना और उत्तम काम करने के लिए उन्हें कहना, ये आपका सही उत्तर हो गया। ठीक है, आगे देखिए, आपकी कक्षा के कुछ छात्र कैसे हैं, मेधावी हैं। ठीक है, आपके कक्षा में जो है कुछ छात्र मेधावी हैं, तेज हैं, आप उन्हें पढ़ाएंगे तो उसको आप कैसे पढ़ाएंगे। ऑलरेडी वो तेज है लेकिन और फिर भी पढ़ाना है उसे, तो कैसे पढ़ाएंगे। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन पर ध्यान दीजिए। कक्षा के शेष विद्यार्थियों के साथ पढ़ाएंगे, मतलब कक्षा में और विद्यार्थी है उसके साथ पढ़ाएंगे। ठीक है, समूह पाठ्यक्रम का जो है प्रयोग करते हुए उसको पढ़ाएंगे। उच्च कक्षा के साथ पढ़ाएंगे, उच्च कक्षा का मतलब हुआ अगर वो 6 में पढ़ रहा है तो 7 वाले बच्चे के साथ पढ़ाएंगे, 8 में पढ़ रहा है तो 9 वाले बच्चे के साथ पढ़ाएंगे। क्या ऐसा कर सकते हैं, ऑप्शन पर ध्यान दीजिए आप।
जब भी वे चाहे, वो बच्चा का जब मन करेगा आपको पढ़ाना है। क्या इसमें से कुछ ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दीजिए। जब भी वे चाहे ये कैसा होगा, वो बच्चा जब भी बोलेगा कि हमको अभी पढ़ाइए, पढ़ा पाएंगे? नहीं पढ़ा पाएंगे। आपको तो और भी बच्चा को देखना है, यानी क्लास को भी देखना है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। उच्च कक्षा के साथ, जिस क्लास में वो बच्चा पढ़ रहा है उसके ऊपर वाला क्लास में उसको नहीं पढ़ा सकते हैं आप, ठीक है। तो उच्च कक्षा के साथ ये भी आपका गलत हो गया। अब 2 ऑप्शन बचा हुआ, देखिए कक्षा के शेष विद्यार्थियों के साथ पढ़ाएंगे, हाँ कक्षा के शेष विद्यार्थियों के साथ पढ़ाएंगे। क्या होगा इससे फायदा? इस बच्चा को देख करके, चूंकि ये मेधावी बच्चा है, तेज बच्चा है ना, तो इस बच्चा को देख करके दूसरे बच्चे जो है उससे प्रेरणा लेंगे और वो भी आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा चीज जानने का कोशिश करेंगे। इसलिए आपका सही उत्तर क्या हो गया? कक्षा के शेष विद्यार्थियों के साथ। ठीक है, अच्छा सवाल था। आगे देखिए, हम किसी बच्चों को पिछड़ा कहते हैं, कोई बच्चा है वो, उसको हम पिछड़ा कब कहते हैं? उसने क्या कर दिया या फिर वो बच्चा क्या करता है, उसमें कौन सा हम नकारात्मक चीजों को देख पाते हैं जो हम उसको पिछड़ा कहते हैं? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन से पता चलेगा। उसके प्राप्तांक उसकी कक्षा का न्यूनतम अंक होता है, मतलब वो जो अंक लाता है एग्जाम में, जब हम उसको परीक्षा लेते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, तो मूल्यांकन के पश्चात क्या देखते हैं कि उसका जो है प्राप्तांक, वो जो नंबर लाता है वो न्यूनतम होता है, यानी कि सबसे कम आता है। ठीक है, तो हम उसको समझते हैं पिछड़ा। क्या यही सही है? हाँ ये सही है, ऐसा होता है। लेकिन केवल यही बोलेंगे कि कम नंबर आए तो पिछड़ा है, तो नहीं, खेल में हो सकता है आगे होगा, उसके पास दूसरा प्रतिभा होगा, उसमें वो अच्छा कर पाता होगा। तो इसलिए केवल यही नहीं है, ये है, लेकिन केवल हम इसी पर जाएंगे तो आपका सही उत्तर नहीं हो पाएगा। आगे देखिए, वह सामान्य बुद्धिमत्ता स्तर वाला बच्चा है, वो बच्चा जो है एक नॉर्मल कैटेगरी का है, यानी कि सामान्य रूप से है, ठीक है, जनरल कैटेगरी में आता है, सामान्य रूप से वो बच्चा, उसके अंदर बुद्धि का स्तर है। तो इसको देखिए, अगला ऑप्शन में है वह एक ही कक्षा में 1 साल से अधिक रहता है, यानी कि रिपीट करता है वो, ठीक है, इस बार भी 5 में पढ़ रहा है तो अगले बार जो है 5 में पढ़ रहा है, तो ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग? रिपीटेड स्टूडेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं कि एक ही कक्षा में बार बार रिपीट करता है, तो हम लोग बोलेंगे उसको पिछड़ा। अगला ऑप्शन देखिए, अपनी स्वाभाविक सामर्थ्य के निम्न स्तर पर उसके प्राप्त आते हैं, यानी कि अपनी स्वाभाविक सामर्थ्य का मतलब कि जितना उसके पास पोटेंशियल है, यानी कि जितना उसके पास प्रतिभा है, उतना प्रतिभा के अनुरूप वो नहीं कर पा रहा है। क्या क्लास में सही बच्चा 90% लाएगा? नहीं। क्या क्लास का सही बच्चा टॉप करेगा? नहीं। क्लास का सही बच्चा का रैंक 1 आएगा, 1 आएगा? नहीं आएगा। तो क्या देखते हैं, तो कोई बच्चा ज्यादा परसेंट लाता है, कोई कम लाता है, कुछ और कम लाता है, तो जो कम लाता है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्या वो बच्चा जो है पिछड़ा है? नहीं, पिछड़ा नहीं है, वो अभी चीजों को समझ नहीं पा रहा है, या पर वो हो सकता है कि एक सब्जेक्ट में, एक विषय में उसका मार्क्स कम आता है, दूसरे में उसका अधिक आता होगा, या फिर अन्य एक्टिविटी जो विद्यालय में होता है तो उसमें वो अच्छा कर पाता होगा। तो यहाँ पे क्या देखिएगा, उस ऑप्शन के माध्यम से पिछड़ा हम लोग तब बोल सकते हैं जब उसके पास जितना पोटेंशियल होना चाहिए या फिर जितना पोटेंशियल है उसके अनुरूप चीजों को वो नहीं कर पाता है, यानी कि अपनी सामर्थ्य शक्ति के अनुरूप वो नहीं कर पाता है, तो ही उसको हम बोलेंगे पिछड़ा बच्चा। ठीक है, कम नंबर लाना जो है वो उसको पिछड़ा बोलने हम लोग नहीं बोलेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। चीजों को समझते हुए अगर आप प्रश्न का उत्तर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो सारे सवाल जो है वो बहुत ही अच्छा लेवल का सवाल है, और आपका बुद्धि स्तर और आपका थिंकिंग लेवल जो है पेडागोगी के माध्यम से वो जांचना चाहता है, तभी तो इस प्रकार का प्रश्न जो पिछला एग्जाम में आया था। तो हाँ, इसी के अनुसार ही या फिर इस प्रकार के प्रश्न को ही आप जानने का प्रयास करेंगे, और वो तब हो पाएगा ना जब आप चीज़ों को डिस्क्रिप्टिव वे में समझेंगे, यानी कि पूरा जो लॉन्ग मेथड से समझ, रटने वाला नहीं। रट के करिएगा तो कितना प्रश्न को आप रटिएगा, लेकिन एक कक्षा कच्छ जो होता है उससे आप अनुभव प्राप्त करेंगे तो आप जान पाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, अगले प्रश्न में हम जा रहे हैं। देखिए, उच्च वृद्धि संपन्न एक छात्र अध्ययन में अच्छा नहीं कर रहा है, शिक्षक के लिए उससे उपयुक्त विधि क्या है? मतलब कोई भी शिक्षक है वो कौन सा विधि अपनाएंगे जो आप इसमें से अच्छा करवा पाएंगे? देखिए, उच्च वृद्धि संपन्न एक छात्र, उच्च वृद्धि संपन्न क्या मतलब कि उसका बॉडी का ग्रोथ हो चुका है, वो बढ़ चुका है, उसका वृद्धि हो चुका है, शारीरिक रूप से उसका वृद्धि हो चुका है, लेकिन वो अच्छा नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब मानसिक तौर पर उसको वो कहीं ना कहीं पीछे है। तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? तो देखिए क्या करना चाहिए, उसके बेहतर निपुणता की प्रतीक्षा करना चाहिए। क्या हम इंतजार करेंगे, प्रतीक्षा करेंगे कि वो बच्चा आगे बढ़ेगा, तेज बनेगा? नहीं। कितना इंतजार करेंगे? बहुत इंतजार किए तो ही तो वो पीछे रह गया, इसलिए नहीं, आपका ये उत्तर गलत हो गया। ठीक है, आगे देखिए, उसकी न्यूनतम उपलब्धि के कारणों की खोज करना,
कि ये कम उपलब्धि हासिल करता है, तो उसका क्या कारण है, उस कारण को खोज करेंगे। हाँ, ये हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए, परीक्षा में उसे ग्रेस मार्क्स देंगे। ग्रेस मार्क्स का मतलब हुआ कि जितना नंबर लाया फिर हम कुछ नंबर बढ़ा देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कोई बच्चा फेल कर रहा है, ठीक है, पास या नहीं कर पा रहा है, तो हम लोग 1-2 नंबर से अगर पीछे है तो कभी कभी हम लोग ऐसा करते हैं कि उसको ग्रेस मार्क्स दे करके उसको हम लोग पास करवा पाते हैं या पास करवाते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं ग्रेस मार्क्स। क्या ग्रेस मार्क्स देते हुए उसको हम अच्छा करेंगे? नहीं, ये कभी कभी की प्रक्रिया होता है, इसलिए आपका ये उत्तर गलत हो गया, ये भी आपका नहीं होगा। आगे देखते हैं, उसे स्कूल से निकाल देने के लिए उनके माता पिता से आग्रह करेंगे। बिल्कुल गलत, ये तो कर ही नहीं सकते हैं। आप भी जानते हैं कि बच्चा को विद्यालय से कैसे भगाएंगे, कहाँ जाएगा फिर वो, आपके लिए तो आया है पढ़ने के लिए, है ना, इसलिए नहीं, ये आपका गलत हो गया। तो 3 ऑप्शन आपका गलत हो चुका, एक आपका सही है, तो यही आपका सही होगा। उसके न्यूनतम उपलब्धि के कारणों की खोज करेंगे और फिर उसको जो कारण है उस कारण को निवारण करने का हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे। आगे प्रश्न देखिए, किस उम्र तक बच्चों में आदत विकसित होती है? हाँ, कोई भी आदत जो है बच्चा में किस उम्र तक विकसित होती है? तो हम लोग ऐसा बोलने का तो बोलते हैं कि जीवन प्रयत्न, जब तक जीवन है तब तक उसके अंदर आदत जो है नया नया आते रहता है। लेकिन ये एक जिसको बोल सकते हैं मनोवैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो इसमें से जो कहा गया है, तो उसमें कहा गया है कि एक उम्र जो होता है वो होता है आपका बाल्यावस्था। ठीक है, वो होता है आपका बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था जो होता है जहां पर बच्चों का आदत जो है विकसित होता है, जन्म में नहीं। कोई बच्चा जन्म लेगा तो फिर उसका आदत तुरंत कैसे हो सकता है, इसलिए जन्म नहीं कहेंगे हम लोग। यहां देखिए क्या दिया हुआ, गर्भावस्था के द्वारा नहीं, गर्भावस्था में कोई बच्चा का जैविक विकास होता है। ठीक है, वहां पे उसका आदत का विकास नहीं होता है, तो ये आपका ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। और सर्वदा परवाह नहीं, इसको हम लोग नहीं मानते हैं। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। आपका क्या उत्तर होगा, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में कोई भी बच्चा का जो है आदत विकसित होता है। छोटा बच्चा को जब बाल्यावस्था में होता है तो उसको जो चीज़ सिखाएंगे ना, अनुशासन सिखाएंगे, दूसरे को जो है आदर करना सिखाएंगे, रिस्पेक्ट की भावना सिखाएंगे, पढ़ने में आदत ज़्यादा डालेंगे, तो वो बच्चा आगे जा करके उसी रूप आगे बढ़ना चाहेगा। ठीक है, कच्चा मिट्टी का समान होता है, जिसको हम लोग कच्चा मिट्टी बोलते हैं, उस रूप में होता है छोटा बच्चा यानी कि बाल्यावस्था। ठीक है, समझ गए होंगे इस प्रश्न को अच्छा से, आप आगे बढ़िए। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? 4 यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा जो है विकास का सिद्धांत है? तो यह सबके लिए समान गति से आगे नहीं बढ़ता, विकास सदैव रैखिक होता है, यह एक सतत प्रक्रिया है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंध नहीं है। ये बहुत सारा ऑप्शन, जो चारों ऑप्शन आपको जो दिख रहा है वो एक दूसरे से बहुत मेल खाता हुआ है। यहाँ पे बहुत बुद्धिमत्ता के साथ आपको जो इस प्रश्न का उत्तर करना है, तभी आपका ये सही हो पाएगा, नहीं तो ये प्रश्न आपका गलत हो सकता है। तो देखिए, इसको देखते हैं कि करके, यह सबके लिए समान गति से आगे नहीं बढ़ता। विकास जो होता है सबके लिए समान गति से आगे नहीं बढ़ता, बढ़ता है। आप अपने ओर से प्रयास नहीं करेंगे तो फिर ये थोड़ी होगा, है ना। कोई भी व्यक्ति है वो समान गति से बढ़ सकता है, यानी कि वो जो है उसके अंदर जो है विकास की प्रक्रिया हो सकता है, अगर आप अपने से चाहें तो। आप अपने से नहीं चाहेंगे तो ये नहीं हो पाएगा, इसलिए आपका ये उत्तर गलत हो गया। विकास सदैव रैखिक होता है, रैखिक नहीं होता है। विकास जो होता है बहुआयामी होता है। ठीक है, ये हर एक तरफ से जो है विकास होता है, तो रैखिक नहीं होता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ये भी गलत है आपका। आगे, यह एक सतत प्रक्रिया है। हाँ, सतत मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। विकास जो होता है वो सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, वृद्धि नहीं है। वृद्धि और विकास में अंतर, जितने भी बीएड और डीएलएड किए होंगे आप पढ़े होंगे, ठीक है, कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, ये प्रश्न भी आया होगा, तो वहां आप बारीकी से इसका उत्तर लिखे होंगे कि वृद्धि एक सही समय पर, एक सही उम्र के बाद वो बंद हो सकता है, लेकिन विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो यह एक सतत प्रक्रिया है। हाँ, यह एक सतत प्रक्रिया, विकास के बारे में बोला गया है, तो आपका सही उत्तर मिल चुका है। आगे देखिए, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंध नहीं है, नहीं, आपका ये गलत है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो गया, 11 का ऑप्शन सी। आगे देखिए, बाल विकास एक प्रणाली है। हाँ, बाल विकास जो है एक प्रणाली है। कैसा प्रणाली है, तो धीमी और तेज गति की प्रणाली है। ठीक है, सतत क्रमिक लगातार चलने वाली प्रणाली है, समान रूप से लगातार चलते हुए विकास की प्रणाली है, और प्राकृतिक विकास की प्रणाली है। ये भी प्रश्न पिछला प्रश्न जैसा ही है, उससे मिलता जुलता भी सवाल है।
लेकिन बहरहाल जो भी है, लेकिन प्रश्न तो प्रीवियस ईयर का था, तो हमें बनाना चाहिए। देखिए इसको प्रयास करिए आप भी कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है, दिमाग लगाइए। विकास एक प्रणाली है, धीमी और तेज गति की नहीं। सतत क्रमिक लगातार चलने वाली, हाँ ये हो सकता है। समान रूप से लगातार चलते हुए विकास की, समान रूप से लगातार नहीं, समान रूप से, देखिए विकास होते रहेगा लेकिन समान रूप से चलेगा ये जरूरत नहीं है। कोई बच्चा देखे होंगे कि जो है बचपन में वो तेज गति से वृद्धि हो गया, बाद में उसका वृद्धि रुक गया, या फिर कोई बच्चा जो है काफी समय तक अपने साथियों के मुकाबले दूसरे बच्चा की अपेक्षा वो उसका वृद्धि कम हुआ, शारीरिक रूप से उसका वृद्धि कम हुआ, फिर मानसिक रूप से भी उसका वृद्धि कम हुआ। लेकिन वहीं क्या देखते हैं कि वो बच्चा जो है 9वां 10वां पहुंचा तो तेजी से उसका शरीर भी डेवलप हो गया और साथ साथ में उसका दिमाग भी काफी तेज हुआ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि शुरू में उसके बच्चा का दिमाग या फिर शरीर से ज्यादा विकास नहीं कर पाए, लेकिन बाद में हो गया। तो एक जैसा तो नहीं ना बढ़ा। हम लोग बाइक चलाते हैं तो रास्ते में एक स्पीड से नहीं चलाते हैं, कभी कम कभी ज्यादा ये होता है। वही प्रक्रिया यहाँ भी है कि बाल विकास जो एक प्रक्रिया है ये तो होता है, लेकिन ये समान रूप से लगातार नहीं चलता है। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो गया। प्राकृतिक विकास की नहीं, ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? सतत क्रमिक लगातार चलने वाली, है ना। सतत जो है वो जो चलते रहता है इसको कहते हैं सतत। दोनों एक ही जैसा वर्ड दिख पा रहा है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लेकिन लगातार चलने वाली इसको आप पकड़िए और जो है सो आपका सही उत्तर ऑप्शन बी हो गया। आगे, कक्षा में कोई पाठ शुरू किया जा सकता है। जब पढ़ाना हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि पूर्णतः ये जो क्लास है वो सीडीपी का है ना, तो सीडीपी का है, तो इसमें से बाल विकास जो है और शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्न ही आएगा। तो सारे प्रश्न तो यही चैप्टर से ही हैं और मैं वहीं से लाया भी हूँ। तो कक्षा में कोई पाठ शुरू किया जा सकता है। कक्षा में जब हम लोग पढ़ाना शुरू करते हैं तो हम लोग कैसे शुरू करते हैं? क्या हम लोग आते हैं, बुक उठाते हैं, पढ़ाना शुरू करते हैं? नहीं। अगर ऐसा करते हैं तो आपका गलत तरीका है। ठीक है, तो आपका ये गलत तरीका है। सही तरीका क्या है कि बच्चा को जो टॉपिक आप पढ़ाने वाले हैं वो टॉपिक से संबंधित कुछ प्रश्न करिए। कुछ प्रश्न किया जाता है, करते भी हैं। इसके बाद आप देखते हैं कि क्या उत्तर मिला, कितना बच्चा सही उत्तर कर पाया, कितना बच्चा गलत उत्तर कर पाया। ठीक है, और उससे आप आंक पाते हैं कि हमको कक्षा को किस रूप में लेकर के चलना है। ठीक है, तो उसे एक आपको आइडिया हो पाता है, आइडिया मिल पाता है। तो प्रश्न पूछकर, हाँ सही बात है, प्रश्न पूछकर हम लोग कक्षा शुरू कर सकते हैं। विवरण देकर, हाँ किसी चीज़ का जो है शॉर्ट में जो है हम लोग उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। मान लो कि हम आज बता रहे हैं जलवायु के बारे में, तो जलवायु से संबंधित कुछ हम प्रश्न करेंगे बच्चा को और उसके बारे में विवरण देंगे कि देखो अभी का मौसम कैसा है, अभी क्या हो रहा है, कौन सा महीना चल रहा है, अभी बारिश हो रहा है तो क्यों हो रहा है। इसके बारे में कुछ हम विवरण देंगे। विवरण देने के बाद कक्षा शुरू करेंगे, ये भी सही है। कहानी सुनाकर, हाँ संबंधित चीज़ों के बारे में जो है कहानी सुना करके हम लोग भी कर सकते हैं। कहने का मतलब यदि आप इतिहास की किताब पढ़ा रहे हैं, है ना, इतिहास का कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ भी आप क्या कर सकते हैं, कुछ कहानी बता सकते हैं जहाँ बच्चा दिमाग लगा सकता है कि हाँ इस चीज़ के बारे में मैंने सुना है, चाहे अपने से बड़ों से सुना है या फिर गांव में सुना है या फिर रेडियो में टीवी में देखा है या सुना है, तो या फिर चित्र के माध्यम से जानने का प्रयास किया है, तो वहाँ पे आपके लिए वो टॉपिक पढ़ाना, वो पाठ पढ़ाना बहुत आसान हो जाता है। तो आपका लिए क्या हो जाएगा, कहानी सुनाना, ये सही है। तो सही उत्तर क्या होगा इनमें से सभी। ठीक है, अच्छा सवाल भी था। आगे देखिए, सारे प्रश्न जो हम बता रहे हैं ये बहुत अच्छे तरीके से जो आपको समझ में आ रहा होगा, हमें लगता है। ठीक है, और आप लाभ उठाइए इस प्रश्न को देख करके और पूरा वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देख करके लाभ उठाइए। और आपको वीडियो अच्छा लगे और चीज़ें कुछ समझ में आए थोड़ी आपके लिए, अगर थोड़ी सी भी ये वीडियो लाभदायक है, लग रहा है कि इसे हम कुछ जान पा रहे हैं और कुछ अनुमान लगा पा रहे हैं कि कैसे हमको तैयारी करना है आगामी टेट परीक्षा का, तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए, कमेंट करके हमें जो है अपना जो है बताइए अपने बारे में कि कैसा लगा वीडियो, आप हमें क्या और अच्छा तरीका से कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। देखिए यहाँ पे प्रश्न है, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया संबंधित है, ये डिसलेक्सिया जो है ये संबंधित है, जो है ये क्या होता है, एक विकार होता है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, विकार होता है। ठीक है, अब ये क्या है विकार, कि कोई बच्चा है, क्या सभी बच्चा सभी चीज़ों में अच्छा कर सकता है? आप कहेंगे नहीं, नहीं कर सकता है। कुछ बच्चा को पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत होता है, कुछ बच्चा को लिखने में ज़्यादा दिक्कत होता है,
कुछ बच्चा को जो है चीज़ों को समझने में ज़्यादा दिक्कत होता है। तो अलग अलग प्रकार का विकार है। एक हम वीडियो लाने वाले हैं, बहुत जल्दी लाएंगे, जहाँ पे हम केवल विकार से संबंधित एक वीडियो लाएंगे, जहाँ पे सभी प्रकार के विकार को जो हम एक साथ दिखाएंगे, और निश्चित रूप से आपको उस चैप्टर में या फिर वो वीडियो में 1 नंबर आपको कोई भी, चाहे आपका सीटेट हो या फिर जेटेट हो या फिर कोई भी स्टेट का टेट हो, एक प्रश्न उससे जरूर आता है। उसमें से एक देखिए प्रश्न यहाँ पे आया भी हुआ है कि डिसलेक्सिया संबंधित है किस चीज से, तो पढ़ने की कठिनाई से संबंधित है, वाचन की कठिनाई से संबंधित है, वाचन और श्रवण की कठिनाई से संबंधित है, या श्रवण की कठिनाई से संबंधित। देखिए यहाँ देखिए, पढ़ने की कठिनाई, यहाँ पे वाचन की कठिनाई, वाचन का मतलब वो बोलने की कठिनाई। कोई बच्चा जो है पढ़ पाता है लेकिन वो बोल नहीं पाता है, ठीक है, तो वो हो गया पढ़ने की कठिनाई, ये हो गया वाचन की कठिनाई। यहाँ पे दोनों मिक्स है, ठीक है। और यहाँ पे श्रवण की कठिनाई, श्रवण मतलब हुआ सुनने की कठिनाई। तो डिसलेक्सिया को आपको समझना है, आप भी बता दे रहे हैं, आप याद कर लेंगे इसको। डिसलेक्सिया का मतलब हुआ पढ़ने की कठिनाई, ठीक है। पढ़ने की यदि कोई बच्चा में कठिनाई हो रहा है पढ़ने में, तो उसका मतलब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, डिसलेक्सिया बोलेंगे, कि उसके अंदर जो क्या है, डिसलेक्सिया है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ये, ठीक है। आगे ये देखिए आपका 15 नंबर का सवाल है, छात्रों को गृह कार्य देते समय निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक नहीं है। यानी कि उसको आप होमवर्क दे रहे हैं, चीज़ों को पढ़ाएं, पाठ को पढ़ाएं, पाठ को पढ़ाने के बाद उस छुट्टी हो रहा है क्लास में, या फिर आप क्लास से बाहर जा रहे हैं, आपका जो है अवधि खत्म हो गया, पीरियड खत्म हो गया, तो बच्चा को होमवर्क दे रहे हैं आप। तो होमवर्क देने के बाद जो है सो इनमें से कौन सा आवश्यक नहीं, यानी कि 3 आवश्यक है, 4 ऑप्शन में से 3 आवश्यक है, तभी तो एक आवश्यक नहीं है। तो कौन सा आवश्यक नहीं है उसको देखिए। छात्रों को स्मरण शक्ति से गृह कार्य करने के लिए प्रेरित करना। स्मरण शक्ति मतलब याद करके, कि आपने बता दिया, अब याद कर करके घर में बनाओ, प्रश्न का उत्तर करो, क्या इसको कहेंगे हम लोग? नहीं, स्मरण शक्ति से नहीं, समझ शक्ति से होनी चाहिए, स्मरण शक्ति से नहीं। गृह कार्य का उद्देश्य समझना है, हाँ, गृह कार्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए, समझना है। गृह कार्य पूरा करने के लिए स्पष्ट निर्देश पालन करना चाहिए उसका। चालू शिक्षण के आधार पर गृह कार्य, देखिए प्रश्न को एक बार फिर से, छात्रों को गृह कार्य देते समय निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक नहीं है। तो ये आवश्यक नहीं है छात्रों को स्मरण शक्ति से गृह कार्य करने के लिए प्रेरित करना, ठीक है, ये प्रेरित कर सकते हैं। गृह कार्य का उद्देश्य को समझाना, ये भी सही है। गृह कार्य पूरा करने के लिए स्पष्ट निर्देश प्रदान करना, चालू शिक्षण के आधार पर गृह कार्य देना। हाँ, ये देखिए, ये आपका गलत हो गया, ये सही है, ये तीनों ऑप्शन आपका सही है, ये गलत है। चालू शिक्षण के आधार पर गृह कार्य देना, चालू शिक्षण के आधार पर गृह कार्य देने का क्या मतलब हुआ कि आप कोई टॉपिक है या कोई पाठ है, इसको पढ़ा ही रहे हैं, चालू है वो, मतलब वो खत्म नहीं हुआ। कभी कभी लंबा चैप्टर होता है तो उसको क्या कर 2 दिन 3 दिन लग जाता है पढ़ाने में, तो आपने आधा पढ़ाया, यानी कि वो चालू है, फिर मैं आप बच्चा को बोल दिए कि आपको गृह कार्य करके आना है, तो बच्चा कैसे कर पाएगा, आपका पाठ कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए ये आपका गलत है। ये तीनों आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे बढ़ रहे हैं। ये आपका रहा 16वें नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप जानते हैं जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है, और कौन सा जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, यानी कि वस्तुनिष्ठ है। तो इसमें देखिए वस्तुनिष्ठ का मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। ये मूलतः जो है 1 मार्क का होता है, 1 अंक का होता है ना। तो लघुरात्मक, लघु उत्तरात्मक, यहाँ पे यू है लघु उत्तरात्मक। तो जो लघु उत्तरात्मक होता है वो कोई जरूरी नहीं कि आपका वस्तुनिष्ठ ही होगा, वो 2 नंबर का हो सकता है, 3 नंबर का हो सकता है, इसीलिए ये आपका ये गलत है। मुक्त उत्तर वाला, मुक्त उत्तर वाला किसको कहते हैं समझेंगे। देखिए मुक्त उत्तर वाला किसको कहते हैं, जब कोई प्रश्न का उत्तर आप जो जान रहे हैं या फिर जो किताबी भाषा में उसका उत्तर है, कोई जरूरी नहीं कि वही उत्तर होगा, दूसरा उत्तर भी हो सकता है, ठीक है। उदाहरण कि आपने बच्चा को कहा कि आप जो है 5 संज्ञा शब्द लिख करके लाइए, तो 5 संज्ञा शब्द आप जो बच्चा को बताए हैं, कोई जरूरी है कि वो बच्चा वो भी लिखेगा, वो दूसरा भी लिख सकता है, उसी को क्या कहते हैं, मुक्त उत्तर वाला। तो ये आपका नहीं होगा। सत्यासत, हाँ सत्यासत, यानी कि एक प्रश्न रहेगा, उसमें 3, 4, 5 ऑप्शन रहेगा, और उसमें से कुछ ऑप्शन जो है असत्य रहेगा और एक आपका सत्य रहेगा। तो वो बच्चा क्या करेगा, सत्य पर जो है सही का निशान लगाएगा या उसको लिखेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोलेंगे। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सत्य या असत्य। ये निबंधात्मक, ये लंबा अंक वाला होता है। निबंध जब लिखता है बच्चा तो 50 शब्दों में, 80 शब्दों में, 100 शब्दों में, 120 शब्दों में, 200 शब्दों में, 400 शब्दों में ये होता है, इसलिए ये आपका लघु उत्तरात्मक नहीं है, ठीक है। यानी कि
ये आपका वस्तुनिष्ठ नहीं है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? प्रगतिशील शिक्षा, ये देखिए आपका दिया हुआ यहाँ पे प्रगतिशील शिक्षा, वह जो शब्द लिखा गया है शब्द पर गौर करिएगा। प्रगतिशील शिक्षा क्या है? तो केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश देना, यानी कि पाठ्य पुस्तक में जैसा निर्देश दिया गया है उसी के अनुसार जो शिक्षा देना, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल देना, यानी कि बच्चों को इस प्रकार से आप पढ़ाइए या बच्चा को यही करने के बोलिए उसको कि आप एग्जाम में जो है अधिक से अधिक नंबर लाइए। लेकिन क्या ये सही है? नहीं, केवल अधिक नंबर लाना को हम लोग प्रगतिशील शिक्षा नहीं बोल सकते हैं, इसलिए आपका ये ऑप्शन गलत है। बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं नहीं, बहुत अधिक परीक्षा लेकर के बच्चों को बहुत तेज नहीं करा सकते हैं। परीक्षा लेना अच्छी बात है, मूल्यांकन करना अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ में जो है पाठ को अच्छे तरीके से पढ़ाना भी अच्छी प्रक्रिया होनी चाहिए। तो आपका ये भी गलत है। समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन लाना चाहिए। हाँ, समय सारणी पर लचीलापन लाना चाहिए। समय सारणी पर लचीलापन का क्या मतलब हुआ कि कक्षा में जो है समय सारणी एक होता है जहाँ से आप बच्चा को सभी विषय पढ़ाने के बारे में या फिर सभी विषय को अच्छे तरीके से पढ़ने और सभी शिक्षकों का सहयोग लेने के बारे में हम लोग बोलते हैं, वो हो गया समय सारणी। और साथ ही साथ क्या हुआ कि बैठने की व्यवस्था पर क्या करनी चाहिए? लचीलापन होना चाहिए। कभी कि हम लोग बच्चा को क्या बोलते हैं कि तुम सीधा बैठो, अपने माथा को नीचे करके बैठो या फिर इधर देखो। वो क्या है कि हम बच्चा के मोमेंट पर ध्यान पूरा देते हैं कि वो बच्चा कैसा कर रहा है कैसा नहीं कर रहा है, लेकिन नहीं, जब बच्चा बैठा हुआ आपके अंदर जितनी सहनशीलता है, कोई जरूरी नहीं कि बच्चा के अंदर उतनी सहनशीलता होगा। तो इसमें आपको क्या क्या लाना है? इसमें आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लाना है, यानी कि लचीलापन लाना है, तभी जाकर के वो बच्चा अच्छा से कर पाएगा। तो ये हो गया आपका सही उत्तर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषताएं? हाँ, ये हो गया आपका पिछला प्रश्न। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है जो है। हाँ, मानव विकास को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है? तो यही देखिए, यहाँ पे प्रत्येक ऑप्शन में 4 चिन्ह दिया हुआ है। इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? तो बहुत सारा शब्द जो है वो आपको चारों ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो ऐसे प्रश्न को आप कैसे बनाएंगे? ऐसे प्रश्न को आप एलिमिनेट मेथड से बनाएंगे, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो नहीं सकता है, कौन सा शब्द नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देखिएगा, चूंकि यहाँ पे क्या है, मानव विकास के बारे में बात किया जा रहा है ना, तो यहाँ देखिए एक शब्द आया हुआ है जिसको हम लोग आध्यात्मिक बोलते हैं। ये देखिए, ये इससे संबंधित नहीं है, तो आध्यात्मिक शब्द नहीं, ये नहीं होगा, इसलिए आपका ऑप्शन डी खत्म। और ये आध्यात्मिक यहाँ भी है तो आपका ऑप्शन बी भी खत्म हो गया। अब 2 ऑप्शन बच गया। यहाँ है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक जो है संवेदनात्मक और शारीरिक। इसमें से अगर हम ध्यान दें तो हम आपका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। शारीरिक रूप से जरूर होना चाहिए। ठीक है, संवेगात्मक भी ठीक है, संज्ञानात्मक भी ठीक है और मनोवैज्ञानिक ठीक है। इस आपका जो है सभी रूपों में ये जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगले सवाल। मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार विसामान्य व्यवहार होने के कारण क्या है? तो मनोविश्लेषणात्मक या जो है मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार विसामान्य व्यवहार होने के कारण, देखिए इस प्रकार का प्रश्न जब आपका एग्जाम में आ जाता है ना, तो आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि इसको आप तुक्का मार के इसको सही नहीं कर पाएंगे आप। दूसरा प्रश्न में जो है क्या है कि एलिमिनेट मेथड के माध्यम से या फिर आपको लगने लगेगा कि ऐसा ये प्रश्न का उत्तर हो सकता है और वहाँ पे थोड़ा होने के चांसेस सही है कि सही हो सकता है, लेकिन इस ऐसे प्रश्न में आप कैसे बनाएंगे? इसको आपको सही करने के लिए आपको निश्चित रूप से डिस्क्रिप्टिव वे में चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। और आपके लिए जो है मिशन सिलेक्शन एकेडमी बहुत जल्द ऑफलाइन बैच भी ला रहा है, तो ऑफलाइन बैच के भी माध्यम से या फिर ऑनलाइन के भी माध्यम से आप जो है लाइव क्लास के भी माध्यम से आप चीज़ों को अच्छे वे में पढ़ सकते हैं। अभी शुरुआत किए हुए हैं, तो हम लोग ऑब्जेक्टिव सवाल कर करके जो है आपको चीज़ों को बताने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो ही आपका क्लास जब रेगुलर वे में चलने लगेगा ऑफलाइन के माध्यम से भी, तो नज़दीकी क्षेत्र के जो भी हमारे साथी लोग हैं आकर के पढ़ सकते हैं। और वहाँ पे जो चीज़ों को बताया जाएगा ना, वहाँ तब जाकर के आपको ऐसे प्रश्न बनाने में आपको
सफलता मिल पाएगी। देखिए प्रश्न भी ऐसा है, मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार जो है सामान्य व्यवहार होने के क्या कारण है, तो ऑप्शन है इनमें सक्रिय अचेतन मन होना चाहिए, व्यक्ति की दमित इच्छाएं होनी चाहिए, या इनमें से दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये दोनों तो सही नहीं है, इसलिए इनमें से दोनों खत्म, और इनमें से कोई नहीं इसलिए खत्म क्योंकि दोनों में से एक उत्तर यहाँ है। तो उत्तर ये होगा आपका व्यक्ति की दमित इच्छाएं। अब आपके लिए एक वर्ड है यहाँ पे दमित, मैं इसको बता देना चाहता हूँ कि दमित इच्छाएं क्या होता है। दमित इच्छाएं का मतलब होता है, ये हम लोग में भी लागू होता है, बच्चा लोग में भी लागू होता है, कि कभी कभी हम लोग कोई प्रेशर में आ जाते हैं, या फिर डर के मन से, या फिर सामाजिक बंधन के कारण, या फिर जिस कारण से भी हो सकता है, अपने मन की इच्छाएं को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, उसी को कहते हैं दमित इच्छाएं। ठीक है, यानी कि कोई बच्चा है वो जो है थोड़ा सा अपने मम्मी पापा से नाराज है, या फिर तो ये बात वो खुल करके मम्मी पापा को बोल नहीं पाता है। बोल इसलिए नहीं पाता है क्योंकि उसको डर है कि कहीं जो है सो थप्पड़ ना पड़ जाए, यानी कि डांट ना पड़ जाए, इस कारण से वो बोल नहीं पाता, यानी कि उसके अंदर इच्छाएं हैं कि कुछ वो बोलना चाहता है, लेकिन वो डर की बात कारण जो है नहीं बोल पाता है। क्लास में भी बच्चे लोग कभी कभी ऐसा करते हैं, है ना, तो उसी को हम लोग दमित इच्छाएं बोलते हैं। तो आपका सही उत्तर आपका हो जाएगा व्यक्ति की दमित इच्छाएं। ठीक है, और आज के प्रश्न का, आज का जो है ये सेशन का अंतिम सवाल लेकर के मैं आया हूं, इसको देखिए। चीज़ है तो सभी को देख करके समझ के करना पड़ता है। तो अगला प्रश्न आपके लिए रहा ये, देखिएगा इसको, अच्छा प्रश्न है, आप करने का प्रयास करिए। कक्षा में श्यामपट्ट व्यवहार करते समय निम्नलिखित में से किस बिंदु पर ध्यान दिया जाता है? श्यामपट्ट जान रहे हैं, ब्लैक बोर्ड हम लोग बोलते हैं, श्यामपट्ट कक्षा में हम लोग पढ़ाते हैं तो बोर्ड रहता है। तो बोर्ड में जब हम कोई भी चीज़ लिखते हैं तो किन किन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है? यहाँ ऑप्शन देखिए, अच्छा प्रश्न, इसको आप कर पाएंगे, खुद से कर सकते हैं। अस्पष्ट पठनीय शब्दों में लिखना, यानी कि कोई भी चीज़ हम लिखते हैं तो स्पष्ट लिखना चाहिए और पठनीय शब्दों में। स्पष्ट का मतलब साफ दिखे, पठनीय शब्दों का मतलब बच्चा पढ़ सके। ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर है, स्पष्ट पठनीय शब्दों में लिखा हुआ होना चाहिए, ये भी सही है। आगे देखते हैं, रेखा चित्र बनाते समय बहुरंगी चौकों का प्रयोग करना। रेखा चित्र बनाते समय का मतलब हम जो है कोई भी चीज़ बना रहे हैं, कहने का मतलब अगर हम एक पेड़ बना रहे हैं बच्चों को बताने के लिए, ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, विभिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग करेंगे। यानी कि ये अगर हम पत्ता दिए यहाँ पे, तो पत्तियाँ दिए तो हम लोग जो है हरा कलर का प्रयोग कर सकते हैं, है ना, और ये डाली वगैरह दिए, हम अगर तना वगैरह दिए तो उसमें से क्या कर सकते हैं, हम जो भूरा रंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और जब हम ये सरफेस दिए, जमीन का स्थिति दिए, तो यहाँ फिर हम लोग हरा हरा कलर का जो है हम लोग छोटा छोटा पौधा या फिर घास वगैरह दिखा सकते हैं, है ना। और उसी प्रकार से अगर हम सूर्य के बारे में यदि बात करें, यहाँ पे सूर्य दिखाएं आसमान में, तो क्या होना चाहिए, यहाँ देखिए साफ मैं भी नहीं लिख पा रहा हूँ अभी यहाँ पे, चूँकि मार्कर थोड़ा सा दिक्कत है इस पेन का, आगे सुधार कर लिया जाएगा इसको, ठीक से लिखा नहीं जा रहा है यहाँ पे। तो इसमें से अगर हम पीला रंग का प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा हो पाएगा, नहीं तो इसी को क्या कहते हैं, बहुरंगी चौकों का प्रयोग करना, है ना। आगे देखिए, श्यामपट्ट पर सीधी रेखा खींचना। हाँ, अगर कोई हम लाइन खींच रहे हैं, जो हम लिखते हैं तो लाइन खींचते हैं ना, तो सीधा खींचना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे करके हम लिखेंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा, बच्चा लोग इससे जो है प्रभावित हो जाएगा और वो खुद भी अपना कॉपी में ऐसा लिखना चाहेगा, इसलिए नहीं, सीधी लिखना है। तो जो जैसा वो दिखेगा आपको, बच्चा लोग जैसा देखेगा आपको लिखते हुए, वैसा वो सीखने का प्रयास करेगा। तो ये आपका तीनों उत्तर आपका सही है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, तो ये रहा 20 प्रश्न, जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन था, ये सभी को मैंने समझाने का प्रयास किया, बताने का प्रयास किया। तो इसमें से दो रूप में आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। पहला ये कि आप ये जान पाएंगे कि पिछला साल नहीं, जिसको हम लोग बोलेंगे 2016 में, पिछली बार जब जेटेट का एग्जाम हुआ था तो कैसा सवाल पूछा गया था, एक तो ये फायदा इसका ले पाएंगे आप। दूसरा ये कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होनी चाहिए और ये उत्तर होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, हमने पूरा विश्लेषण करने का प्रयास किया है। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे, हमारी बात जो हम बताएं उसको आपको समझ में आया होगा, तो आप निश्चित रूप से जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें अपने साथी लोगों के साथ। ठीक है, बता देना चाहता हूं कि अभी झारखंड में चल रहा है ना, टेट को लेकर के एक आंदोलन चल रहा है। 26 तारीख को रांची में जो है विधानसभा घेराव करने के लिए बहुत सारे साथी लोग गए,
पुलिस ने रास्ते में रोक दिया, लेकिन जो है आंदोलन ज़बरदस्त था। और इसके बाद जो है झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा एक ऐसा आया हुआ है वक्तव्य कि स्टूडेंट लोग जो है तैयारी शुरू कर दें। इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं एक आंदोलन का असर भी हो रहा है और सरकार भी एग्ज़ाम लेने के लिए या फिर जेट टेट ऑर्गेनाइज करवाने के लिए ध्यान देगी। तो उम्मीद यही कर रहे हैं, और नहीं तो आंदोलन तो चलता ही रहेगा। हमारे भी दो साथी, एक राजधनवार से और एक गिरिडीह से गए थे रांची, उन्होंने भी बताया। हम नहीं जा पाए क्योंकि हमारा भी कहीं एक इमरजेंसी काम पड़ गया था। तो इस सभी चीज़ों को अगर हम पॉजिटिव वे में लें, सकारात्मक रूप में लें, सकारात्मक सोच के साथ ही जीवन चलती है, तो ये पता चलता है या ये हम लोगों को करना चाहिए कि इंतज़ार किए बिना ही जेट टेट की हम लोगों को तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, तो आपसे भी यही कहेंगे कि आपको इस बार जो है जेट टेट निकालना है तो आप अभी से ही शुरू कर दीजिए और हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल के साथ जुड़िए, ऑफलाइन क्लास के साथ जुड़िए। जैसा कि पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने बताया है कि 4,999 रुपये में आपको फुल बैच मिल पाएगा और अच्छे तरीके से अच्छे शिक्षक के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा और निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। इसका हम जो है सो गारंटी लेते हैं और हमारा टीम